जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है क्लास 6 का जेएनबी का, वो 11 अगस्त को होने वाला है। तो आप लोगों की तैयारियां जो है वो शायद आप लोग कर रहे होंगे या फिर पूरी होने वाली होंगी। अब इसकी तैयारी को मैं भी जो है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, उस पूरे क्वेश्चन पेपर का A to Z जितने भी क्वेश्चन थे उसको सॉल्व करने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों की हेल्प करूं। तो चलिए देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम में करेंगे, और टाइमिंग का जो है वो ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बारी बारी करके। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो है अर्थमेटिक टेस्ट। इस ये सेक्शन सेकंड है, क्योंकि ये जो सेक्शन फर्स्ट और जो सेक्शन थर्ड है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसमें फिगर से हमें समझना है और फिगर्स इतने एग्जैक्टली बना पाना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से अपने वीडियोस में समझे, इस वीडियोस में समझेंगे स्क्रीन शेयर की हेल्प से, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उसको बोर्ड पे समझेंगे। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन सेकंड का, वो है इफ द नंबर b is 10% लेस देन अनदर नंबर c एंड c is 5% मोर देन 150 देन b is equals to। तो हमसे सबसे पहले जो क्वेश्चन है बोला कि जो b है वो 10% लेस है c से। अगर हमें c की वैल्यू पता चल जाए तो हम 10% लेस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमें c के लिए बोला कि जो c है वो 5% मोर है 150 से। तो अगर हम 150 का 5% फाइंड करके c में ऐड करें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, c क्या बोला है कि जो c है वो 150 से 5% मोर है, तो इस ये 150 तो होगा ही होगा, प्लस 5% ऑफ 150। जब अगर हम 5% 150 का इसमें ऐड कर देंगे तब ये c के इक्वल होगा। तो अब हमें इसके लिए चाहिएगा, तो हमें 150 का 5% फाइंड करना है। तो देखिए, 5% ऑफ 150 फाइंड करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, तो 5% ऑफ 150 हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पे जब देखिए ऑफ होता है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जहां परसेंट होता है वहां अपॉन में 100 आ जाता है। तो ये 5 और यहाँ पे 150 इसी तरीके से आ गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये जो 0 है इससे ये कैंसिल हो गया, और 5 से 2 टाइम्स में 10 कैंसिल हो गया। तो अब इसको लिख क्या सकते हैं, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 15 1 जा 15 अपॉन 2 1 जा 2। तो ये 15 अपॉन 2 जो कि 7.5 के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यू हो गई वो 7.5 हो गई। तो इसको लिख सकते हैं 150 प्लस 7.5, तो ये जो होगा 157.5 आ गया। अब हमें जो b बोला है वो b की वैल्यू क्या है, तो देखिए b जो है वो 10% लेस देन है नंबर c से। तो c क्या है, पहले देखिए c माइनस 10% ऑफ c, क्योंकि जो b है वो c से 10% लेस है। तो हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, अब c की वैल्यू जो है वो 157.5 माइनस 10% ऑफ c, तो ये 10% ऑफ c की वैल्यू 157.5। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब हम फाइंड करेंगे 10% ऑफ 157.5। तो देखिए सिंपली जैसे हमने ये फाइंड किया उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे 10% ऑफ 157.5। तो ये 10% ऑफ 157.5। अब देखिए यहाँ पे जब परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 आता है, और ऑफ होता है तो वहाँ मल्टीप्लाई आता है, और ये 157.5 इसी तरीके से रहेगा, ये 10 इसी तरीके से। ये 10 से जब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स में कैंसिल। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 157.5 अपॉन 10, और 10 से जब डिवाइड करें तो डेसिमल 1 प्लेस पीछे चला जाता है, तो ये 15.75 हो गया। अब जो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 157.5 माइनस 15.75। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सिंपली अगर हम 157.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15.75, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 10 माइनस 5 यहाँ 5 हो जाएगा। अब ये क्योंकि इसको कह दे चुका है यहाँ पे 4, अब 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7, और यहाँ से 6 माइनस 5 1, और ये 5 माइनस 1 4, और यहाँ पे 141.75। तो हमें जो है यहाँ पे आंसर मिल चुका है D 141.75। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा जगह चाहिए। अब इस जगह को हम कैसे बनाएंगे, तो इस जगह को हम इरेज करके बनाएंगे। तो सिंपली देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है
द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 45, 60 एंड 75 इज, मींस हमें HCF और LCM फाइंड करना है 45, 60 और 75 का, उन दोनों का सम हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग HCF और LCM फाइंड करेंगे। तो HCF के लिए हम लोग करते क्या है, देखिए सिंपली अगर जब हमें HCF फाइंड करना होता है तो हम इन सारे नंबर्स के अलग अलग फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है HCF। तो सबसे पहले हम 45, 60 और 75 का LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए 45 का जब हम LCM करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, और फिर जब 5 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। मींस हम यहाँ पे 45 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। अब हम जब LCM फाइंड करेंगे 60 का, तो देखिए 60 के लिए जब हम फाइंड करेंगे तो 2 से जब करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सॉरी यहाँ पे 5 होगा, तो ये 5। अब इसी तरीके से फाइंड करेंगे 75 का LCM। तो देखिए जब 75 का हम लोग LCM फाइंड करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर इसको 5 से करेंगे तो ये 5, और फिर 5 से करेंगे तो ये 1। तो यहाँ पे हम 75 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले कॉमन क्या है, तो सिंपली जो कॉमन है वो देखिए हमें तीनों में एक जो है यहाँ पे तीनों के ही 45, 60 और 75 में जो तीनों में कॉमन फैक्टर दिख रहा है वो है एक 3। ये यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो 3 है ये कॉमन है। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक 5 जो है वो भी कॉमन है। तो जो हमें HCF मिलेगा वो होगा 3 इंटू 5 मीन्स 15। अब हमें LCM लिखे बताना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो बचे हुए नंबर्स होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होगा 3 इंटू 5, जो कॉमन था उसको तो हमने कर लिया, अब बचा हुआ क्या, यहाँ से 3 बचा हुआ है तो इंटू 3 करेंगे, फिर यहाँ से 2 इंटू 2 बचा हुआ है तो 2 इंटू 2, और यहाँ से क्या बचा हुआ है, तो यहाँ से 5 बचा हुआ है, तो ये इस 5 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब देखिए यहाँ तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 185 जा 900। अब जब 900 में हम लोग 15 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए क्योंकि हमसे बोला है HCF प्लस LCM इन दोनों का सम क्या होगा, तो ये होगा 900 प्लस 15 जो कि आ जाएगा 915। तो हमें देखने आप बताइए कि कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पे आंसर जो है C सही है। अब उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे, आपने मेरी बात को समझा होगा। और अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 43 है पहले उसको लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो है नहीं, तो चलिए उसको लिखते हैं फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 और 44 की। तो स्टूडेंट्स आपको पीछे के क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। अब देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 43, 44 और 45 को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 0.9 डिवाइडेड बाय 0.3 into 0.3 इज, मींस हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन किसका है, तो ये जो क्वेश्चन है बॉड मास रूल का है। तो सिंपली जो बॉड मास रूल है वो होता है क्या, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए जो बॉड मास रूल होता है वो सिंपली B जो होता है वो ब्रैकेट के लिए स्टैंड करता है, O जो होता है वो ऑफ के लिए स्टैंड करता है और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जो D होता है ये डिवीजन के लिए स्टैंड करता है, M मल्टीप्लिकेशन के लिए, A जो होता है वो एडिशन के लिए और S जो होता है वो सबट्रैक्शन के लिए स्टैंड करता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 0.9 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बॉड मास रूल कहता है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो ये लगा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो 0.9 भाई साहब है इनको हम लोग इसी तरह रहने देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 3 जा तो 9 होता है, लेकिन ये डेसिमल 1 प्लेस पे यहाँ पे और 1 प्लेस पे यहाँ पे लगा हुआ है। तो टोटल अगर हम इन डिजिट्स को ऐड करें तो 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट 2 डिजिट्स, मतलब जो डेसिमल होगा वो 2 डिजिट के पहले लगेगा। अब यहाँ पे 0 हम लोग लगा देते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब जब हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे 0.09 से
तो देखिए ऐसे डिवाइड करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ उससे करेंगे तो बिल्कुल कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो अगर जब कोई भी नंबर 5 को डिवाइड करते हैं 4 से, या जब ऐसा डिवीजन का फॉर्म होता है तो हम इसी को लिखते हैं 0.9 अपॉन 0.09। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि डिवीजन का मतलब होता है जो पहले है वो न्यूमरेटर और जो बाद में है वो डिनोमिनेटर। तो हमने लिख लिया। अब दोनों जगह पे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट पे डेसिमल लगा हुआ है, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह का डेसिमल हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 90 और अपॉन में ये जो होगा ये 9 होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आया ये है ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को टिक कर लेंगे। तो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया। अब हम जो है हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, हमें ये बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल सा हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। किसका? 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका और 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसका। तो देखिए सबसे पहले 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे कैसे, तो 6 डिजिट, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 44 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं तो हम बस 9 लिखते हैं, तो ये होगा 6 टाइम्स 9, तो हम इसको इस तरीके से लिख लिए। अब बोला है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू, तो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? 5 नाइन्स को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 9। अब सिंपली बोला है डिफरेंस, तो हम डिफरेंस के लिए माइनस करते हैं, और ये 9 माइनस 9 0 0 0 0 0 और यहाँ पे 9। तो ये जो हमारा आंसर आया, तो ये जो हमारा आंसर आया वो है 90 लाख। तो हम यहाँ पे इस 90 लाख को टिक कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 45 पे। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 44 की तरह ही है, लेकिन हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया है। तो देखिए हम ग्रेटेस्ट नंबर तो समझ लिए, अब स्मॉलेस्ट नंबर को भी समझ लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 45 है उसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले लिखा क्या है, तो आप लिखा 7 डिजिट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो अगर हम 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे तो वो क्या होगा? हमें 9 को लिखना पड़ेगा 7 टाइम्स, तो हमारा 9 7 टाइम्स लिखा जा चुका है। अब बोला है एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो देखिए जब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले 4 डिजिट बोला है, तो हमें यहाँ पे 3 जीरोस को लिख लेना है। अब जो बचा एक डिजिट वहां पे 1 लगा देना है। ये सबसे सिंपल तरीका होता है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमसे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस। जब डिफरेंस की बात करेगा तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस। तो यहाँ पे 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9 और 9 माइनस 1 8, और यहाँ पे ये जो तीनों 9s हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। तो जो यहाँ पे हमारा ऑप्शन मिला वो ऑप्शन नंबर डी है। तो आपने नोटिस किया कि ये जो तीनों ही क्वेश्चन थे इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज और कोई हो नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है कि कोई एक छोटा बच्चा भी होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा जो क्लास 3-4 में पढ़ता होगा, क्योंकि इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता। अब देखिए अब हम लोग जो करने वाले हैं क्वेश्चंस वो आगे के हैं। तो सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, तो उसी पे लिखते हैं फिर समझते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 जो है उसमें लिखा हुआ है कि अमित एक लड़का है। अमित बॉट अ टेबल फॉर ₹1200 एंड स्पेंट 200 ऑन इट्स रिपेयर। मतलब अमित ने 1200 रुपए का एक चेयर खरीदा और उसकी मरम्मत में 200 रुपए इन्वेस्ट किए। ही सोल्ड इट फॉर 1680 रुपीज। और उसने इस जो चेयर को बनवाया उसके बाद उसने इसे 1680 रुपीज में सोल्ड कर दिया। तो हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो हमें बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितना परसेंट का हुआ। तो देखिए सबसे सिंपली पहले हम लोग इसको देखेंगे कि क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए हमें दिया हुआ है सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? मतलब कोई भी चीज जो हमने जितने भी रुपए में खरीदी वो, तो ये जो दिया हुआ है 1200 रुपीज दिया हुआ है, प्लस इसमें 200 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो वो भी तो इसके सीपी में ही ऐड होगा। तो ये 200 रुपीज जो है सीपी में ऐड होगा। तो टोटल जो हमें सीपी मिला वो 1400 रुपीज मिला। और जो सेलिंग प्राइस है
वो दिया हुआ है 1680 रुपीज। तो अब क्योंकि जब देखिए जब सीपी लेस होता है एसपी से तो वहां पे प्रॉफिट होता है, तो लिख देंगे सिंस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देयरफॉर प्रॉफिट। अब हमें पता तो चल गया प्रॉफिट वाले की कितना हुआ। तो देखिए इस प्रॉफिट के लिए हम करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी के इक्वल होता है। तो एसपी कितना है 1680 रुपए है और सीपी कितना है 1400 रुपए है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 280। अब हमें बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ, तो हम ये जो टोटल उसका जो सीपी है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो प्रॉफिट है उसको न्यूमरेटर में और इनटू 100 कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का परसेंट पता चल जाएगा। तो देखिए जो प्रॉफिट है वो 280 रुपीस है और जो सीपी है वो 1400 है और इनटू जब 100 करेंगे तो यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल और 14 से ये 20 टाइम्स में ये कैंसिल, तो टोटल जो उसका प्रॉफिट परसेंट है वो 20%। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 47 है वो दिया हुआ है 140.75 into 0.001। तो इससे इजी कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि ये बस सिंपली डायरेक्ट हमें दिख रहा है इसका आंसर कि जब हम डेसिमल के 2, क्योंकि ये वहां पे 1 है तो हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि किसी भी नंबर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है और 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है 2 डिजिट्स के पहले आ जाएगा। मींस जो हमारा आंसर होगा वो 1.4075 होगा क्योंकि पहले से डेसिमल जो है 40 के बाद लगा हुआ है लाइन, तो ये यहाँ पे चला आएगा। तो ये जो कि आंसर नंबर सी सही है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47 को कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम लोग बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर 48, 49 और 50 की। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसमें कह रहा है 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक आर एट अ रिवर बैंक। मतलब कि एक चिड़ियों का झुंड है जिसमें से उस झुंड में जितनी भी चिड़िया होंगी उसका 1/4 जो उस बर्ड्स हैं वो किसी रिवर के बैंक पे मतलब नदी के किनारे पे हैं एंड 1/4 बर्ड्स एंड 1/5 ऑफ दैट फ्लॉक आर इन देयर नेस्ट। और उस टोटल जितनी बर्ड्स हैं उसकी 1/5 उस घोंसले में है एंड रिमेनिंग 22 बर्ड्स। और अब इन दोनों को हटाने के बाद जो बची हैं वो 22 बर्ड्स हैं। तो ये जो हैं वॉन्डरिंग कर रही हैं भोजन के तलाश में। तो व्हाट आर द नंबर ऑफ बर्ड्स व्हिच आर इन देयर नेस्ट। तो हमें बताना है कितनी चिड़िया उस नेस्ट में है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैं स्टूडेंट्स मैथ के, तो हमें कुछ मिले ना मिले हम उसको मान लेते हैं कि हमें मिल चुका है। तो हमने मान लिया कि इसके आंसर में मिल चुका है और वो आंसर क्या है x। तो सब जो टोटल बर्ड्स हैं हम सबसे पहले लेट करेंगे जो टोटल बर्ड्स हैं वो x हैं। तो अब ये जो टोटल बर्ड्स हैं उस फ्लॉक में x हैं, तो अब इसकी 1/4 बर्ड्स जो हैं वो रिवर बैंक पे हैं। तो जो रिवर बैंक पे बर्ड्स होंगी वो 1/4 ऑफ x होंगी। अब इसी तरीके से बोला है 1/5 जो है वो नेस्ट में है, तो नेस्ट में जितने भी बर्ड्स होंगे वो 1/5 ऑफ x होंगे। अब बचा कि जो रिमेनिंग क्या होगा। तो देखिए रिमेनिंग का मतलब टोटल जो है उसमें से जितने घूमने गए उनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए इन दोनों को पहले ऐड करना पड़ेगा, तो -1/4 इंटू x प्लस 1/5 इंटू x, ये इतना माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग आएगा। कैसे, तो देखिए सिंपली अगर हम बात करें कि 22 टोटल सिंपली 10 बर्ड्स हैं। अब इसमें से 2 बर्ड्स जो हैं कहीं घूमने चली गई, 3 बर्ड्स कहीं खाना की तलाश में चली गई, तो बची कितनी 5, ऐसा हमने कह दिया। तो ये 5 कैसे बचा, अगर हम इस टोटल में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये 5 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भी क्या किया, जो टोटल है उसमें से जो दोनों घूमने गई हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हमने किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिमेनिंग बर्ड्स हैं वो 22 हैं, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग की जगह पे लिख देंगे 22 और ये एक एक्सप्रेशन मिल गया हमें अलजेब्रा का। तो ये हो जाएगा x इंटू 1/4 तो ये x/4 फिर प्लस x इंटू 1/5 तो ये x/5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और x की जो वैल्यू आएगी वही होगा टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए क्या, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो जो एलसीएम आएगा वो होगा 50। अब यहाँ पे इस जहाँ कुछ नहीं होता हमारा डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 20, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20x
माइनस 4 से जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5x और इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 4x। लेकिन 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 यहाँ पे ये ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ये भी जो होगा वो ब्रैकेट में होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20x माइनस 5 प्लस 4 9x अपॉन 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 में से 9 माइनस करेंगे तो 11x अपॉन 20 और यहाँ पे 22 गिवन है। देखिए यहाँ पे जो मैं गलती करने जा रहा था वही गलती अक्सर सबसे हो जाती है, तो इसलिए ध्यान देना है कि हमें कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना है। अब देखिए सिंपली इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो 20 है ये इस साइड आएगा तो इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो इसको लिखेंगे 11x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 22। अब x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 22 अपॉन, क्योंकि ये 11 से मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये जो है 2 से 11 2 जा 22 और 22 जा 40, मतलब जो टोटल बर्ड्स हैं वो 40 हैं। अब हमें बताना क्या है कि नेस्ट में कितने बर्ड्स हैं, क्योंकि हमसे लास्ट में पूछा है व्हाट आर द नंबर ऑफ बर्ड्स व्हिच आर इन देयर नेस्ट, तो नेस्ट में कितनी बर्ड्स है 1/5x, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/5 इनटू 40, तो दैट इज इक्वल्स टू 40/5 और 5 से डिवाइड करेंगे 40 को तो आंसर आएगा 8, मतलब जो टोटल बर्ड्स हैं वो 8 हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी सही पता चल गया कि क्या है इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स डज द सम ऑफ रुपीस 1200 बिकम रुपीस 1800 एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। तो मतलब यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, मतलब जो अमाउंट है अगर हम किसी बैंक में जाते हैं हम वहां से 1200 अमाउंट जो है वो बोरो करते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 5% है पर एनम, तो हमें बताना है कि ये जो अमाउंट है ये कितने सालों में हमें 1800 रुपीज पे करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए हमें सबसे पहले ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो होता है इंटरेस्ट फाइंड करने का, तो इंटरेस्ट जो हम लोग फाइंड करते हैं वो सिंपली होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1200 है और हमें देना कितना है 1800, तो मतलब इंटरेस्ट कितना हम भर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट है वो 600 का है, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो 600 रुपीज इंटरेस्ट है वो कितने साल में बनेगा। तो मतलब आई की जो वैल्यू होगी यहाँ पे हम 600 पुट करेंगे और बाकी जो सारी वैल्यूज है वो गिवन है, क्योंकि ये जो P है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है यहाँ पे RI, और यहाँ पे ये अमाउंट पेएबल मतलब जो कि हमें पे करना है वो गिवन है। तो हमने अमाउंट पेएबल और प्रिंसिपल अमाउंट की हेल्प से ये I फाइंड कर लिया, तो अब I की वैल्यू हमने पुट कर दी और P की वैल्यू जो गिवन है वो 1200 है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो ये 5 इनटू टाइम हमें फाइंड करना है अपॉन में 100। अब देखिए सिंपली जब इस 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 600 इनटू 12 जा सॉरी इक्वल टू 12 जा 60 इनटू t। अब ये जो 60 है इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड कर जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 60 मींस 10 इयर्स। तो हमें कितना टाइम लगेगा, हमें जो टाइम लगेगा वो 10 इयर्स का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए था, तो उसको हमने टिक कर दिया। आपको टिक नहीं करना है, आपको जो एमआर शीट मिलेगा उसमें ऑप्शन बने होंगे तो आपको वहां पे ऐसे सर्कल करना है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है क्या है, देखिए सबसे पहले उसको हमें रीड करना पड़ेगा। अच्छा आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ये कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए, क्योंकि इससे पता तो चलेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं फिर से कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए अब जो क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल 8 मीटर लॉन्ग 6 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर इनटू 11.25 सेंटीमीटर इनटू 6 सेंटीमीटर। तो सिंपली कह रहा है कि एक जो वॉल है, अगर हम वॉल की बात करें तो वॉल कुछ इस तरीके से होगा, इसमें कुछ ब्रिक्स लगे होंगे, ये कुछ इस तरीके से ब्रिक्स लगे होंगे, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा इस पे फोकस मत कीजिएगा, बस सिंपली समझना है। और इसका कुछ थिकनेस भी तो होगा, तो इस तरीके से हम इसके थिकनेस को भी बना लेते हैं। देखिए अब ये जो वॉल है कंप्लीट हो गया, तो सिंपली इस जो वॉल के लिए बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ वॉल, तो वॉल का जो लेंथ दिया हुआ है वो है 8 मीटर, जो ब्रेथ दिया हुआ है वो है 6 मीटर,
जो थिकनेस है वो 20, ये जो थिकनेस है मतलब जो मोटाई वो 22.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ब्रिक की बात करें तो एक जो ब्रिक है ये भी कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका जो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है वो सिंपली है 25 सेंटीमीटर, जो ब्रेथ है वो 11.25 सेंटीमीटर और जो इसका थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें बताना है कि ऐसे कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी इस वॉल को बनाने में। तो सिंपली अगर जब लेंथ ब्रेथ और इसका थिकनेस दिया होता है तो हम वहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो अगर इस दीवार के वॉल्यूम को हम लोग डिवाइड कर दें इस ब्रिक के वॉल्यूम से तो हमें पता चल जाएगा कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपली वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो जो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट या फिर थिकनेस। यहाँ पे थिकनेस दिया हुआ है तो आप इसको टी से डिनोट कर लीजिए थिकनेस। अब देखिए यहाँ पे हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो सारे हमारे यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं। तो यहाँ पे मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, 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 मतलब इन दो जगहों पे जो यूनिट्स है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो होगा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे जो होगा ये 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये इतना हमने कर लिया। अब सारी वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे तो जो वॉल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल का वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, इसको करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब सिंपली तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस। तो यहाँ पे 600 इनटू 800 इनटू थिकनेस क्या है 22.5 अपॉन यहाँ पे ब्रिक का जो वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस, तो 11.25 इनटू 25 इनटू 6। अब आप सोच रहे हो कि यूनिट क्यों नहीं लिखा, तो यूनिट सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, तीनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे यूनिट की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उस स्पेस को बना लेते हैं। अच्छा, चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं ये कमेंट करके जरूर बता दीजिए क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा इस पे मिलने वाली हैं। तो देखिए अब हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 से इसको काटेंगे तो ये 100 टाइम्स में कट जाएगा। फिर 25 से जब 80 को काटेंगे तो 25 3 जा 75, 50 और 25 टू जाते हैं 32 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए सिंपली जब इस 100 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये 2 2 5 और ये 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब यहाँ पे 32 भी मल्टीप्लाई में है तो इसको रहने देंगे और अपॉन में 11.25 है। अब हमें इससे इसको कट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह पे ताकि डेसिमल हट जाए। अब यहाँ पे जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 5 000 इनटू 32 अपॉन 11.25। तो देखिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 11.25 से। तो ये आप अगर नोटिस करें तो सिंपली अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो ये इतना, ये 2 टाइम्स में इससे कट जाएगा तो इसको हम 2 टाइम्स में कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 क्योंकि ये जो लास्ट पे 2 जीरोस हैं। और अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 2 जा 64 और ये 00 मतलब 6400 जो टोटल्स होंगे वो ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगे। तो यहाँ से हमने ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है आपने नहीं किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यार बिना सब्सक्रिप्शन के कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब जो हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है वो है 51, 52, 53, 54 एंड 55। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट से भी कम में हम इसको सॉल्व करेंगे। और क्योंकि मुझे समझाना होता है इसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। तो देखिए सबसे सिंपल, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 6 इज इक्वल्स टू x। तो हमें x की वैल्यू बताना है। मींस देखिए यहाँ पे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये बॉड मास रूल होता क्या है, तो अभी हमने कुछ देर पहले इसको समझा था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि 15 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 6 हमें इसकी वैल्यू बताना है। और ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 51 है।
तो इसको देखिए हमें इसकी वैल्यू बताना है। सिंपली सबसे पहले हम मॉड मास रूल में क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं है ऑफ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 into 6, फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो 15 माइनस 1 15 माइनस यहाँ पे 6 बन जा 6, तो दैट इज इक्वल टू 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9, हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 52 को भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये भी सेम जो है बॉड मास रूल का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन को भी ला दिया गया है, मतलब जो एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता है उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए करेंगे कैसे इसको सॉल्व, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को लिख लेंगे। तो जो क्वेश्चन है 52 वो है क्या, 3 whole 7 by 11 into 11 by 5 divided by 3 by 7 into x is equals to 4 by 3। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 11 3 जा 33, 33 प्लस 7 40 by 11 into 11 by 5, ये हमने इतना सॉल्व किया, डिवाइडेड बाय, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली जो है 3x by 7 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 4 by 3 मींस इक्वल टू 4 by 3। तो इस तरीके से हमने इतना ये लिख लिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करें तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, क्योंकि ये रूल होता है फ्रैक्शन का कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हम कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे 5 बन जाए 5, 5 8 जा 40 मींस इसकी जो वैल्यू आई वो 8/1 आई, क्योंकि 8 बन जाए 8, 1 बन जाए 1, डिवाइडेड बाय 33x/7 इज इक्वल टू 4 by 3। अब देखिए जब डिवाइड होता है तो हम सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखते हैं, और ये पहले वाला जो फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा मल्टीप्लाई। अब जब डिवाइड का अपोजिट जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मींस 7 ऊपर चला जाएगा, 3x नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 by 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 7 जा 56/3x इज इक्वल टू 4 by 3। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो हम क्या करेंगे, इस x को इस साइड भेज देंगे, तो ये इधर डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56/3। ये इसी तरीके से बस x को हम लोग उधर भेज रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 by 3x। अब हम इस 4 by 3 को जब इधर भेजेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसके लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखिए 4 by 3 जब इधर आएगा, ये 3 डिवीजन में इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, ये न्यूमरेटर में तो इधर आएगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। तो इसको हम लिख सकते हैं 56 into 3/3 into 4। तो ये 3 से 3 कैंसिल, और जब इस 4 से 56 को डिवाइड करेंगे तो 14 आंसर आएगा। तो हमारा x का वैल्यू जो है वो 14 आया। तो हम देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 14, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओ सॉरी, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया ये क्वेश्चन नंबर 53 था। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर वो 52 होगा। गलती से मैंने 52 भूल गया सॉल्व करना, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है वो क्या है, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो 3 by 8 डिवाइडेड बाय 5 by 3 माइनस 1 by 6 प्लस 5 by 8, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सिंपली यहाँ पे बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये 3 by 8 इसी तरीके से रहेगा। बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2, तो 5 2 जा 10, माइनस 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 1 जा 1 प्लस 5 by 8। ये इतना सॉल्व किया हमने। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 by 8 डिवाइडेड बाय 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9/6 प्लस 5/8, ये इतना आया। अब देखिए अब बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं। तो पहले हम ये वाला जो इतना पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करना होता है तो डिवीजन के टाइम पे हम करते क्या है, यहाँ डिवीजन को मल्टीप्लाई में करते हैं, और ये जो 9/6 है इसको 6/9 कर देते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल भी कहते हैं, और प्लस 5 by 8। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 और ये 3 2 जा 6,
और 2 से ये 4 टाइम्स में, मीन्स जो आंसर आ गया वो 1/4 और यहाँ पे प्लस 5/8। अब हम इसको देखेंगे तो इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 8 इसका एलसीएम आएगा। अब 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा और 5 1 जा 5, तो हमें आंसर मिल चुका है 2 + 5 7/8। तो देखिए 7/8 आंसर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 7/8 दिया हुआ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए अक्सर लाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 54 है, 5% ऑफ 10% ऑफ 175, मींस जो क्वेश्चन नंबर 54 हमें सॉल्व करना है वो लिखा हुआ है 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपली कुछ भी नहीं करना है, जहां परसेंट होता है तो परसेंट हटता है तो अपॉन में 100 आता है और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो बस इतना ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 5% हटा तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, 10% हटा तो अपॉन में 100 इंटू ऑफ की जगह पे इंटू 175। बस ये अब आप तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो बच्चों का खेल है सॉल्व करना। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 10 10 जा 100, 5 से ये 2 टाइम्स में 10। अब अगर अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली जो है ऊपर तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो ये 175 ही आएगा, अपॉन यहाँ पे 2 × 100 करेंगे तो ये 200 आएगा। अब सिंपली देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 175 अपॉन 2 × 100 और 2 से 175 को डिवाइड कर देंगे। तो जब 175 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और यहाँ पे 1 5, तो ये 2 7 जा 14 और ये पॉइंट 87.5 और अपॉन में 100। तो इसको जब 100 से करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 0.875, 2 प्लेस पहले आ जाएगा डेसिमल क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहा है। तो जो हमारा आंसर मिला 0.875 ग्राम, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है, देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान एकदम, बिल्कुल इसको बिना सॉल्व किए आप देख के बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, हमें बताना है इसमें से कौन सा 25 के इक्वल नहीं। तो देखिए ये 50 और जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 50 में से जब 25 माइनस करेंगे तो ये तो 25 के इक्वल हो जाएगा। फिर 20 प्लस 20 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो ये जो होगा देखिए, अच्छा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 4, तो 50 माइनस 100 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे 25 आएगा और इसकी वैल्यू तो 25 ही होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस जब 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो ये भी 25 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 10 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 10 माइनस 5 10, ये भी 25 हो गया। तो बचा कौन सा, एक ये बचा, तो यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये 24 में 2 1 जा 2, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 55 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब आगे जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा सेक्शन 2 है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले सेक्शन की तरफ। तो चलिए इनको भी जल्दी से खत्म करते हैं और आप अपने एग्जाम में कोशिश करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कम से कम टाइम में हो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए उन क्वेश्चंस को लिखते हैं और खत्म करते हैं इस सेक्शन 2 को। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, देखिए वो लिखा हुआ है अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, मतलब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। तो हम सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 56। तो हम 56 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि अब जो साइड है स्क्वायर का वो 16 मीटर। तो अच्छा ये बताइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है वो 4 इंटू साइड हम लोग लिखते हैं, और जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लिखते हैं। हमने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इससे हमने इतनी सारी चीजें लिख लिया। अब यहाँ पे जो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है वो 16 मीटर है, तो यहाँ पे हम 4 इंटू 16 मीटर कर देंगे, और जो रेक्टेंगल दिया हुआ है उसका लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर। तो हम यहाँ से
2 इंटू लेंथ की वैल्यू 18 मीटर और प्लस यहाँ पे ब्रेथ ऐसे पुट कर देंगे। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे जब तो सिंपली ये एक इक्वेशन बन चुका हुआ है जिसमें b वेरिएबल है, हमें इस b की वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है हमें रेक्टेंगल का ब्रेथ बताना है और रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है, ये b ही तो है। तो इसको सिंपली जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 4 जा 64 मीटर इज इक्वल्स टू 2 से 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 18 मीटर, 2 से फिर b में मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू b हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 64 मीटर इज इक्वल्स टू 18 2 जा 36 मीटर प्लस 2b। अब यहाँ से ये 36 जो है इस साइड आएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 64 मीटर माइनस 36 मीटर इज इक्वल्स टू 2b ऐसा हो जाएगा। अब जब 64 में से 36 को माइनस करें तो 14 माइनस 6 8 और यहाँ 5 माइनस 3 2 28 इज इक्वल्स टू 2b। अब यहाँ पे दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 से ये 14 टाइम्स में, तो इसका मतलब जो है हमें आंसर मिल गया कि जो b की वैल्यू है वो 14 मीटर होगा। तो हमें देखना है अब ऑप्शन में 14 मीटर कहाँ दिया हुआ है, तो जो 14 मीटर है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो हम उसको टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है, अ पार्क इज 1500 मीटर्स लॉन्ग एंड 750 मीटर्स वाइड, मतलब जो पार्क है उसका लेंथ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 इसमें पार्क का जो लेंथ दिया हुआ है 1500 मीटर एंड जो ब्रेथ दिया हुआ है वो 750 मीटर, जो गिवन है हमने उसको नोट कर लिया। अब लिखा हुआ अ साइक्लिस्ट हैज टू टेक 4 राउंड्स ऑफ दिस पार्क। अब जो साइक्लिस्ट है वो इस पार्क का 4 राउंड्स लगाता है, तो जब ये 4 राउंड्स लगाएगा तो मतलब कितना डिस्टेंस इसने कवर किया हमें ये पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको फाइंड करते हैं। देखिए जब क्योंकि ये 4 मीटर लगा रहा है तो जो पेरीमीटर होगा वो क्या होता है रेक्टेंगल का, तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। एक राउंड में जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें पेरीमीटर बताता है। अब क्योंकि 4 टाइम्स कर रहा है यहाँ पे राउंडिंग, तो इसलिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे पेरीमीटर में, तो हमें पता चल जाएगा कि किस ये जो साइक्लिस्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 4 मीटर राउंड कंप्लीट करने में। तो देखिए यहाँ पे अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 इंटू लेंथ जो है वो 1500 मीटर प्लस ब्रेथ जो है 750 मीटर इंटू 4 ये करेंगे। अब इसको जब करेंगे तो देखिए 2 4 जा 8 इंटू यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये देखिए 0 प्लस 0 0 0 प्लस 5 5 5 प्लस 7 12 कैरी आया 1 और यहाँ पे 2। अब इसमें जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 जा 0, अच्छा सॉरी यहाँ पे मीटर भी आएगा, तो 8 0 जा 0 8 5 जा 40 कैरी आया 4 8 2 जा 16 प्लस 4 20 कैरी आया 2 8 2 जा 16 2 18 मींस 18000 मीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हमें बताना है, देखिए कुछ आगे भी क्वेश्चन बोला है हाउ मच टाइम विल दे ही टेक एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर वो 1 आवर में 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हमें बताना है कि ये 1800 मीटर को सॉरी 18000 मीटर को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो हमें स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो हो जाएगा सिंपली 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब जब हम लोग 18 को 4.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम लेगा। तो 18 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4.5 से, तो क्योंकि डेसिमल है तो दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो ये हो जाएगा 180 और यहाँ पे आ जाएगा 45। अब 45 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 से 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा आंसर 4 आएगा। तो यहाँ से हमें जो टाइमिंग मिल गया वो 4 आवर मिल गया। तो सिंपली देखते हैं हमें यहाँ पे 4 आवर कहाँ पे मिला है, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है 4 आवर ये सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले इसमें बोला गया है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, तो प्राइम फैक्टराइजेशन 614 का क्या होगा। तो 640 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो इसमें सबसे सिंपल हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए 640 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे 2 से करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो इस साइड जितने भी नंबर आएंगे वो प्राइम नंबर होंगे, तो 2 से करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 0 जा 0। फिर 2 से करेंगे तो ये 160, फिर 2 से करेंगे तो ये 80, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 40, फिर 2 से करेंगे तो 20,
फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। सिंपली 1 2 3 4 7, 7 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 5। तो देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम्स 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी है जो है वो सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 59 की बारी है। अच्छा देखिए, अभी तक हमने क्या नोटिस किया कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस थे उसमें ऑप्शन नंबर जो डी था वो सही था। तो अगर कभी भी आपको किसी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप जो है कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो अगर कभी-कभी क्या होता है जैसे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, ऑप्शन से उस क्वेश्चन का आंसर गेस करते हैं। तो आप जब ऑप्शन से गेस कीजिएगा तो कभी भी स्टार्टिंग से ना गेस करके लास्ट वाले ऑप्शन से गेस कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो अभी तक हमने क्वेश्चंस में देखे आंसर वो ऑप्शन नंबर डी पे ही था। तो इसलिए आपको डी पे टिक करना है। अगर कभी तुक्का लगाना हो आपको तो भी आप डी पे ही लगाइएगा ताकि आपका जो आंसर होगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस हैं कि आपके आंसर जो है वो सही हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है पहले तो हमें ये समझना होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 59 है लिखा हुआ है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। मतलब हमें ये जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बताएंगे, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये डेसिमल के 1 1 पॉइंट तक हैं। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट अगर हम नियरेस्ट 1 प्लेस तक, नियरेस्ट 10th प्लेस तक अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम अगर 49.6 को कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में तो देखिए क्योंकि यहाँ पे 5 से ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। सिंपली देखिए रूल क्या होता है कि 49.6 ये जो डेसिमल प्लेस का वैल्यू है ये क्या है 6 है। तो अगर ये जो 6 है 5 से ग्रेटर होगा तो इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड होगा और ये वाला जो डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा। अगर यही चीज 4 होता तो ये क्योंकि 5 से लेस है तो हम यहाँ पे इसको तो 0 करते लेकिन यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करते। इसी रूल से हम सारे को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो 49.6 है वो 5 से ग्रेटर है तो ये 49.6 को हम लिख सकते हैं 50 फिर इनटू 10.2 यहाँ पे 2 है 5 से लेस मींस कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। फिर 7.1 है तो 1 है इसलिए यहाँ पे 7 हो जाएगा इनटू 29.7 ये 5 से ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। फिर माइनस 5.1 5 से लेस है ये 1 इसलिए यहाँ पे कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये 5 हो जाएगा इनटू 20.1 क्योंकि यहाँ पे डेसिमल का जो है 1 है इसलिए यहाँ पे कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं होगा तो ये 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये 5 10 50 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 500 माइनस और 7 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 0 माइनस 5 से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और जब इसमें से माइनस करेंगे 500 में से ये 210 और 100 को माइनस कर देंगे तो 310 और ये जो आंसर आएगा 190। तो हमें ऑप्शन नंबर डी देखिए फिर यहाँ पे भी हमें ऑप्शन नंबर डी ही सही मिला। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 पीएम। तो डेस्टिनेशन पे हम कब पहुंचे 2:45 पीएम पे। अब कह रहा है कि आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 4 आवर 4 होल 1/2 आवर्स 4 होल 1/2 आवर्स का मतलब क्या हुआ 4 आवर्स 30 मिनट। तो इस तरीके से यहाँ पे बोल दिया कि हम लोग 4 घंटे 30 मिनट के बाद पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पे। कब 2:45 पे। तो व्हेन डिड वी स्टार्ट, तो हमने स्टार्ट कब किया। तो देखिए बड़ा वाला टाइम क्या है क्योंकि हम इस टाइम पे पहुंच रहे हैं, लास्ट पॉइंट है और हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताना है। तो बड़ा क्या होगा, सिंपली बड़ा जो होगा वो ये वाला टाइमिंग होगा। तो अब बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर, तो देखिए 4:30 को हमें इसमें से माइनस करना है। तो ये सिंपली होगा तो नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 से ग्रेटर है 4। तो हम इसके लिए करते हैं कि ये जो पीएम ये जो टाइमिंग दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे 24 आवर के क्लॉक में। तो जब हम इसको अगर 24 आवर के क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे तो ये पीएम है तो सिंपली यहाँ पे 12 ऐड हो जाएगा। ये रूल होता है कि अगर एएम होता है तो कुछ भी ऐड नहीं होता, लेकिन अगर पीएम होता है तो यहाँ पे 12 ऐड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 14:45 और इस यहाँ पे जो नीचे है वो 4:30। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। मींस हम जो है 10:15 एएम पे पहुंचेंगे, सॉरी 10:15 एएम पे हम जो है स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। तो आपने नोटिस किया कि ये जो सारे क्वेश्चन थे आप इनको
कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ ये जो सारे क्वेश्चंस के आंसर थे वो कॉमनली सी डी या फिर बाय चांस कभी 10 में से 3 क्वेश्चन के जो आंसर थे वो ए या बी होते थे। तो इस तरीके से अगर आपको कभी तुक्का लगाना भी होगा तो ऑप्शन नंबर डी को ज्यादातर लगाएगा और ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा कम लगाएगा, क्योंकि सी के चांसेस कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमने अभी तक ज्यादा देखा सॉल्व करते हुए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और जो आगे इसके जो सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 3 है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके नवोदय एग्जाम के लिए मिलने वाली है इस चैनल पे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।